नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। बीते दिनों जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और दिल्ली मुख्यालय के प्रभारी अरुण सिंह के द्वारा एक पत्र जारी किया जाता है और उस पत्र के जारी करने के बाद तमाम राजनीतिक गलियारों में हलचल सी मच जाती है, क्योंकि उस पत्र में एक ऐसे फैसले का जिक्र था जिसको लेकर के बवाल मचना लाजमी था। उस पत्र में जो जिक्र था वो नितिन गडकरी और शिवराज सिंह जैसे बड़े दिग्गज नेताओं को लेकर के बीजेपी ने अपने संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति से बाहर करने का जो रास्ता दिखाया गया था उसका जिक्र किया गया था। उसको लेकर के लगातार तमाम बीजेपी के नेताओं ने अलग अलग तरीकों से बयान तो दिए हैं, लेकिन ये सवाल ज़रूर बनता है कि आखिरकार बीजेपी ने अपनी इस रणनीति को क्यों बदला और उतने बड़े दिग्गज अनुभवी नेताओं को केंद्रीय चुनाव समिति से बाहर का रास्ता क्यों दिखाया। आखिरकार बीजेपी के मन में क्या चल रहा है? क्या 2024 लोकसभा चुनाव से पहले वो तमाम तैयारी जो करना चाहती है और ऐसी कोई भी कसर बाकी न रह जाए जिसको लेकर के आने वाले चुनाव में उनको एक भी सीटों का नुकसान जो है वो झेलना पड़े। इसी खास मुद्दे पर बात करेंगे अपने तमाम सहयोगी से और जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी किस रणनीति के तहत काम कर रही है और उन्होंने नितिन गडकरी और शिवराज सिंह जैसे बड़े नामों को अपने संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति से बाहर का रास्ता क्यों दिखाया। मेरे साथ आसिफ सर हैं, उनसे जानेंगे कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में खास करके मिशन लोटस का इस्तेमाल करती है और फिर वहाँ की सरकारों को गिराती है, लेकिन अगर बात कर ली जाए यहाँ पर नितिन गडकरी की, तो नितिन गडकरी की जो छवि है वो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर हम किसी दूसरे चेहरे को जानते हैं लोकप्रियता के मामले में तो नितिन गडकरी का आता है और बेस्ट परफॉर्मर मंत्री भी उनको माना जाता है मोदी कैबिनेट का। फिर भी ऐसी क्या वजह रहेगी कि उनको बाहर का रास्ता दिखाना पड़ गया बीजेपी संसदीय बोर्ड को? जी शुक्रिया। देखिए अबरार, जिस तरीके से आप कह रहे हैं मुझे नहीं लग रहा कि इसका किसी ने डेटा थोड़ी ना दिया है, किसी ने सर्वे किया है, किसके अकॉर्डिंग आप ये कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद नितिन जी का जो है लोकप्रियता आता है। तो कहीं से ये बेबुनियाद बयान है, बेसलेस पॉइंट्स हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता आंकड़ा किसी ने दिया भाई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो सबसे नंबर 1 बना दिया जाता है लोकप्रिय, ये किस आधार पर आप कहते हैं? तो पहली बात तो देखिए पॉइंट ही गलत है। मुझे नहीं लगता कि आज नितिन गडकरी साहब जो है उनको सेकेंड नंबर पर लोकप्रियता में रखा जाए। एक बात, हाँ, जहाँ तक भाजपा के संसदीय बोर्ड का सवाल है वहाँ से उनको जो है निकाल दिया गया, ये एक लाजमी सवाल है कि भाई बीजेपी ने ऐसा क्यों किया। देखिए दरअसल अगर हम जहाँ तक समझ पा रहे हैं तो बीजेपी की ये मंशा ही रही है कि ज़्यादा वो नेताओं को उतना तवज्जो नहीं देते हैं। जिस नेताओं से जितना फ़ायदा होता है उस हद तक वो जाते हैं और उसके बाद वो उनको जो है अपना उनसे साइड दरकिनार हो जाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से अगर हम आप समझें, देखिए अन्ना आंदोलन कितना फेमस था, बीजेपी को समझिए कि उसको खड़ा करने में बहुत हाथ रहा, देखिए उन्हें दरकिनार कर दिया गया। देखिए जब उसके बाद मोदी की जब नई कैबिनेट बनी उस वक्त आपने एक नोट किया होगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति ही फेल रही है स्वास्थ्य व्यवस्था में, कोरोना काल में। लेकिन आप देखिए हर्षवर्धन साहब को हटा देते हैं, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को आप हटा देते हैं। तो दरअसल क्या है कि अपना ठिकरा दूसरे पे ला देने के लिए, अपनी जिम्मेदारियां दूसरे पे ला देने के लिए आप इसे बैकफुट पे आ जाते हैं और उसमें बदलाव करते हैं। फिर उन मंत्रियों का प्रमोशन कर देते हैं और जिस मंत्री को नहीं करना चाहिए उसका डिमोशन आप कर देते हैं। तो दरअसल बीजेपी की यही खेल रही है कि जिस नेताओं से, जिस मंत्री से फ़ायदा है तब तक वो ठीक है, नहीं तो फिर उन्हें गुड बाय कर दिया जाता है। और यही चीज़ सबसे बड़ी चीज़ हुई है कि नितिन गडकरी को अगर आप देख लें तो एक्सप्रेसवे की जिक्र करें, आप रोड का जिक्र करें, तो कई ऐसा हुआ है कि जहां पे उनका जो योजना है वो फ्लॉप हुआ है। कई जगह जो है फर्जीवाड़ा निकला है, जिसकी वजह से जो है आज उनकी छवि पे एक दाग लगा है, जिसकी वजह से उन्हें साइड दरकिनार करते जा रहे हैं कि उसकी जगह किसी और को मौका दिया जाएगा। यही चीज़ शिवराज सिंह चौहान के साथ भी हुआ है। तो ये कहना कि लोकप्रियता बीजेपी में है मुझे कहीं से नहीं लग रहा है। ये तो सिर्फ आपका एक पर्सनल बयान बनाया हुआ है, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है। देखिए अगर इस मामले को हम दूसरे एंगल से देखें, जिस तरीके से महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी दोनों एक जगह से आते हैं और एक समय ऐसा था जब नागपुर से नितिन गडकरी को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर खुद आरएसएस ने मनोनीत किया था और दिल्ली आकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छे काम भी किए थे, पार्टी के विस्तार को भी आगे बढ़ाया था। लेकिन अचानक से क्या अब लग रहा है कि मोहन भागवत और आरएसएस का जो एक तरीके से दबदबा है क्या भारतीय जनता पार्टी पर कम पड़ता नजर आ रहा है इस फैसले को अगर देखें? अबरार, अगर आप नोट करेंगे या नोटिस करेंगे तो आज बीजेपी की जो ताकत है, बीजेपी का जो वजूद है ना, वो देखिए दरअसल आरएसएस की वजह से ही है। नहीं तो बीजेपी आज पहली बात तो देश में सरकार में नहीं आ पाती, सत्ता में नहीं आ पाती, और आज इतना जो ये कूद रहे हैं और इतनी जो अपनी ताकत दिखा रहे हैं ये दरअसल आरएसएस
की वजह से ही है, मोहन भागवत की वजह से ही है, और उनकी छवि के कारण ही ये जीत भी रहे हैं। तो पहली बात उनको ये समझना पड़ेगा। दूसरी बात देखिए, नितिन साहब ने क्या कहा, देखिए उनके अगर बयान को आप नोट करेंगे तो हम सबको समझ में आएगा कि बीजेपी में जो सबसे बड़ी दिक्कत है, जो सबसे बड़ा समस्या है, वो दरअसल ये है कि वो फैसला लेट से लेते, ये उनका सबसे बड़ा बयान है, और इसी माध्यम से वो बीजेपी पे हमला करते नजर आ रहे हैं। भाई यही नितिन साहब है जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मसीहा बताते थे, देश विश्व गुरु कैसे बनेगा वो बताते थे, 2022 में देश $5 ट्रिलियन पहुंचेगा, स्मार्ट सिटी बन जाएगा, बुलेट ट्रेन चलेगा, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, ये तमाम कच्चा चिट्ठा बताते थे, मैनिफेस्टो दिखाते थे। फिर वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आते हैं, $5 ट्रिलियन के सपना को बता देते हैं, जुमलेबाजी, 15 लाख खाते में जाएंगे उसको बता देते हैं, जुमलेबाजी। भाई तो आपके नेता ही आपकी तारीफ करते हैं, आपके नेता ही आपके सामने झूठ बोलते हैं, फिर नितिन साहब अभी हमला कर रहे हैं। तो नितिन साहब को अब समझ में आ गया कि मेरा पत्ता दरअसल साफ होने वाला है, इसलिए सोच रहे हैं कि किसी तरह बच जाया जाए। तो दो बातें हैं, एक जो आरएसएस आपने कहा, तो मैं तो खुल के ही बोलूँगा, आज बीजेपी अगर राज्यों में या कहीं डबल इंजन की सरकार में जिंदा है, वो आरएसएस की वजह से ही है। क्योंकि देखिए आरएसएस जो है, कभी बोलते हैं मुसलमानों का डीएनए वगैरह वगैरह, तो हिंदू मुसलमान करना उसकी रणनीति है। और बीजेपी की यही सबसे बड़ी ताकत है कि हिंदू मुसलमान राजनीति कर ही के वो जीत सकते हैं, विकास के नाम पर वो नहीं जीत सकते हैं। ये तो खैर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, बीजेपी की यही मंशा है, उनका इंटेंशन ही यही रहा है कि जिस राज्य पर भी राज करना है, हिंदू मुसलमान का फंडा फोड़ो और अपना राज करो, यही उनकी रणनीति रही है। चलिए, तो ये इनकी राय थी। आप जानते हैं राहुल जी से कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से तमाम फैसले ले रही है, उस फैसले में क्या उनको आने वाले चुनाव में बेहतरीन परफॉर्मेंस की उम्मीद है, और क्या नितिन गडकरी, शिवराज सिंह जैसे चेहरों को बाहर करने के बाद देवेंद्र फडणवीस को जो शामिल किया गया, क्या देवेंद्र फडणवीस के शामिल होने से भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में कोई ज़्यादा बेहतर उम्मीद है अगर जीतने के लिहाज, अगर सीटों के लिहाज से बात की जाए तो? देखिए, महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में हम काफ़ी समय से देख रहे हैं कि सियासी उठापटक है। ऐसे में शिवसेना की कमान की भी लड़ाई चल रही है, काफ़ी समय से देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शायद अगर शिंदे हैं बीजेपी के साथ मिल गए तो बहुत बड़ी गलती उन्होंने ज़रूर कर दी है, क्योंकि वो सोच रहे थे कि भाई सीएम कुर्सी, देखिए एक छोटा सा लॉलीपॉप पाकर वो बहुत खुश है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि भाई बीजेपी जहाँ तक सोचती है आप वहाँ तक सोच ही नहीं सकते। तो शिंदे तो एक मोहरा है, क्योंकि बीजेपी को महाराष्ट्र में सरकार बनाना था। लेकिन अब जो महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उसमें अहम जो मंत्रालय दिए गए वो फडणवीस के पास है। इसका मतलब है कि शिंदे को प्यादे की तरह इस्तेमाल किया गया, और अब फडणवीस को ही आगे आने वाले समय में मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। बिल्कुल सही, लेकिन लगातार जिस तरीके से अगर इस मामले को देखें तो कहीं ऐसा लगता है कि बीजेपी और अमित शाह जिस तरीके से तमाम लोगों पर एक तरीके से उनका दबाव जो बरकरार है, दीपक सर मेरे साथ, उनसे जानूंगा कि मैं दरअसल भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से तमाम फैसले लिए जाते हैं उसको लेकर के अभी अंदर खाने से ये भी खबर आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने दोनों ने मिलकर के पार्टी पर एक तरीके से कब्जा कर लिया है। और इस बात का भी जिक्र होता है कि जब नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे, तब अमित शाह गुजरात से दिल्ली आए थे, और उस समय नितिन गडकरी के द्वारा उनको ज़्यादा तरजीह नहीं दी गई थी। क्या ये सारे जो एक तरीके से राजनीतिक क्लेश है वो भी इस फैसले का हिस्सा हो सकते हैं? देखिए, बात इस बार पद की हो रही है, जहां नितिन गडकरी के, तो नितिन गडकरी ही नहीं, इससे पहले कई और मंत्री रह चुके हैं बीजेपी में जिन्होंने काम बहुत अच्छे किए, लेकिन जब बात आई उनके पदों की तो पदों पर इतना बड़ा कहीं ना कहीं उनको प्रमोशन नहीं मिलता नजर आया। जैसे मुख्तार अब्बास नकवी हो गए, और यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जो कि मुख्यमंत्री थे, लेकिन संसदीय बोर्ड और जो चुनाव समिति की बैठकों को लेकर यहाँ पर खबरें आई उसमें से बाहर कर दिया गया। तो सोचने वाली बात यह है, लेकिन जब बीजेपी कोई रणनीति बनाती है तो किसी एक राज्य तक सीमित नहीं रहती उनकी विचारधारा। अब महाराष्ट्र, उत्तराखंड और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ तक वो जाती नजर आती है। इसी वजह से चारों दिशाओं में उनकी पकड़ इस समय मजबूत बनती नजर आ रही है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े नामों को पीछे करने में भी संकोच नहीं करती, क्योंकि वो फ्यूचर को देखते हुए चलती है। युवा चेहरों पर दाव लगाती है, जैसे देवेंद्र फडणवीस पर दाव लगाया, येदियुरप्पा पर दाव लगाया है। तो ये नाम भी ऐसे हैं जो अपने आप में अपने अपने राज्यों में बहुत अच्छी पकड़ बनाए रखते हैं। लेकिन जो हमारे साथ तमाम दर्शक जुड़े रहते हैं, जो लगातार कमेंट्स करते हैं कि नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री पद के लिए आगे रखना चाहिए था, नितिन गडकरी को बड़े पद दिए जाने चाहिए थे, उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, वो काम बहुत अच्छा करते हैं, तो उनकी तारीफ तो विपक्ष भी करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की खासियत कहें या बुराई कहें, यही रही है कि जिसने जो अच्छा काम किया है उसको कहीं ना कहीं एक समय पर रोक भी लगाई है, उसके उतने काम
अच्छे तक वहीं पर रोका गया है, चाहे मुख्तार अब्बास नकवी की बात करें इसमें, चाहे नितिन गडकरी की बात करें, लेकिन वो अपने उस पद पर रहते हुए अपना 110% देते हैं, चाहे बीजेपी के फैसले कोई भी हो, चाहे वो हमने मुख्तार नकवी के पद पर भी देखा था और यही चीज़ नितिन गडकरी के पद पर भी। बिल्कुल, बीजेपी के सोर्स भी यही बताते हैं लगातार कि ये जो फैसले लिए गए कहीं ना कहीं जो एक तरीके से कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी से जुड़ता है और फिर पार्टी को बहुत सारा समय देने के बाद उनको जो उम्मीदें होती है, जो एक तरीके से आशा होती है पार्टी से, उन उम्मीदों पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी उतरती है और इसी का नतीजा है कि देवेंद्र फडणवीस को आज संसदीय बोर्ड से लेकर के केंद्रीय चुनाव समिति में शामिल किया गया है। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, मेरे साथ मेघा जी है, उनसे मैं सवाल लेता हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी के इस रणनीति के पीछे असल वजह क्या है? क्या सिर्फ दो चेहरों को बाहर किया गया इसके पीछे बहुत सारी वजह हो सकती है? देखिए अबरार, दो चेहरों को बाहर किया जा सकता है। पार्टी की अपनी एक प्लानिंग होती है जिसके तहत वो काम करती है और आगे आप जानते हैं आज से करीब 2.5 साल बाद महाराष्ट्र में भी विधानसभा के चुनाव हैं, उससे पहले 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं। तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके तहत संगठनात्मक बदलाव करने की रणनीति बनाई हो। लेकिन नितिन गडकरी के अगर हम बीते कुछ बयानों पर चर्चा करें, जिस तरह से वो कहते हैं कि अब राजनीति सामाजिक विकास के लिए नहीं होती है, समाज के लिए नहीं होती है, लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए राजनीति करते हैं, और उनके ऐसे बयान के बाद नितिन गडकरी जैसा बड़ा नाम भारतीय जनता पार्टी की 2 सबसे शक्तिशाली कमेटियों से बाहर कर दिया जाता है, तो कई तरह के सवाल यहाँ पर जन्म लेते हैं। सवाल ये कि क्या भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली पर या उनकी राजनीति पर सवाल उठाने वाले नेताओं को आप इसी तरह से दरकिनार कर देंगे? आप भी जानते हैं ये बात अबरार की नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा नाम है जिनकी राजनीति का लोहा शरद पवार मानते हैं। शरद पवार की बात कीजिए, आप यहाँ पर उद्धव ठाकरे की बात कीजिए, यहाँ पर अजीत पवार की बात कीजिए, अखिलेश यादव की बात कीजिए, मतलब महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक जितने भी विपक्ष के बड़े चेहरे हैं वो मानते हैं कि अगर मोदी कैबिनेट में किसी एक मंत्रालय ने वाकई विकास किया है या किसी एक कैबिनेट मंत्री के पास कोई विजन है विकास का, तो वो नितिन गडकरी हैं। एक तो उनकी छवि इतनी ज़्यादा अच्छी है, उनके विभाग के काम हैं जो विपक्ष के साथ साथ देश की जनता को भी दिखते हैं, और उन्हीं को इस तरीके से बाहर कर दिया जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि एक बयान उन्होंने पार्टी के विरुद्ध भी नहीं दिया था, वो तो अपनी बात कह रहे थे, आज की राजनीति का मिजाज लेकर बोल रहे थे। लेकिन शायद नितिन गडकरी की ये जो बात है ये भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के दिल पर लग गई और इसी को लेकर उन्होंने इतना बड़ा फैसला सुना दिया। इस फैसले पर सोच विचार करने की ज़रूरत है, लेकिन फिर आप भी जानते हैं कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इस सिक्के का दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि नितिन गडकरी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पास प्लान बी हो और उस प्लान बी पर काम हो रहा हो। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन एक एंगल यहाँ पर ये निकलता है कि लगातार नितिन गडकरी जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे उस समय में अमित शाह दिल्ली आए थे गुजरात की राजनीति से, और ये कहा जाता है जो बीजेपी के सोर्स उनके द्वारा कहा जाता है कि उस समय नितिन गडकरी के द्वारा अमित शाह को ज़्यादा तरजीह नहीं दी गई थी। और अगर देखें तो यहाँ पर एक नेता जिसको शामिल किया गया है केंद्रीय समिति में वो भी नागपुर से आते हैं और नितिन गडकरी खुद नागपुर से आते हैं, तो ऐसे में क्या दोनों के बीच अंदर खाने कुछ कलह चल रही थी जिसको भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस को ज़्यादा तरजीह दिया और नितिन गडकरी को एक तरीके से बाहर कर दिया? इस मामले को आप किस तरीके से देखिए अबरार, इस मामले को मैं किस तरीके से देखती हूँ, मैं एक उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर समझाना चाहूँगी। जिस तरीके से देखिए एकनाथ शिंदे को तरजीह दी और देवेंद्र फडणवीस खफा हो गए। अब देवेंद्र फडणवीस खफा है तो उन्हें मनाने के लिए यहाँ पर नितिन गडकरी को कुर्बानी देनी पड़ी। तो आप ये भी देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से सिर्फ अपने नेताओं को लुभाने के लिए, एक नेता को खुश करने के लिए दूसरे से कुर्बानी मांग रही है और उसी रणनीति के तहत काम कर रही है। लेकिन एक टाइम के बाद ये जो पॉलिसी है ये बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा हानि पहुंचाने वाली है, क्योंकि आप देखिए देवेंद्र फडणवीस क्या लगता है कि डैमेज कंट्रोल हो गया। आपने 2.5 साल एक नेता को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लड़ाई लड़ी और आखिरी दिनों में उनसे कामयाबी मांग ली, जबकि विधायक आपके पास शिंदे गुट से ज़्यादा हैं। अब आपको यहाँ पर क्या डैमेज कंट्रोल हो गया? बिल्कुल डैमेज कंट्रोल नहीं हुआ।
क्योंकि बीते दिनों महाराष्ट्र भाजपा के ही एक नेता का बयान सामने आया है जिन्होंने कहा है कि 2024 के लिहाज से देवेंद्र फडणवीस रैली कर सकते हैं, लेकिन उनका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है वो महाराष्ट्र की राजनीति में ही रहेगा, क्योंकि आगे जाकर वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ही बनेंगे। तो देवेंद्र फडणवीस की जो लड़ाई है वो महाराष्ट्र तक सीमित है। अब फडणवीस को खुश करने के लिए नितिन गडकरी को नाराज कर दिया है। अब ये तो आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा कि अब नितिन गडकरी को नाखुश करके जो डैमेज किया है उसको कंट्रोल करने के लिए भाजपा किससे कुर्बानी मांगती है। बिल्कुल सही कहा आपने कि लगातार इस तरीके के फैसले भारतीय जनता पार्टी ले तो रही है, लेकिन कहीं इस फैसले का रिएक्शन ना हो जाए, पार्टी में अंदर खाने जो एक गुटबाजी होती है वो ना तैयार हो जाए। ये तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी कि आने वाले समय में दरअसल इस फैसले को लेने के बाद भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान होता है या फ़ायदा होता है। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।